देखिए कांग्रेस मुख्यालय और यहाँ पर लिखा है सरदार मनमोहन सिंह का नाम होना चाहिए था। इंदिरा भवन नाम दिया गया है, इंदिरा भवन नाम दिया गया है इस मुख्यालय को जिसका उद्घाटन हुआ है। तस्वीर आपको दिखाई हमने, और कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही ये जो पोस्टर्स लगे गए हैं उसमें मांग रखी गई है कि मनमोहन सिंह के नाम पर इस भवन का नाम होना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए इस नए दफ्तर पर, इस नए एक तरह से ऑफिस के नामकरण पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस को नया मुख्यालय मिला है और सोनिया गांधी ने मुख्यालय का उद्घाटन किया। हमने तस्वीर आपको दिखाई। नए मुख्यालय में भी परिवारवाद की झलक दिखी है। परिवार को ही ऊपर रखा गया है, पार्टी को नहीं। इंदिरा भवन रखा गया है मुख्यालय का नाम, और इसको लेकर अब प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय के नाम पर जो नामकरण किया गया है उस पर विवाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पोस्टर्स कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर लगा दिए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। भवन का नाम मनमोहन सिंह रखने की मांग यहां रखी गई है, लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस की जो परिवार पॉलिटिक्स है इसमें भी हावी होती दिखाई दी, क्योंकि यहां भी दफ्तर का नाम इंदिरा भवन ही रखा गया है। हमारी सहयोगी कोमल वहां पहुंची, रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, कैसे पोस्टर्स लगाए गए, जरा रिपोर्ट देखिए। नया मुख्यालय का नाम जो है वो इंदिरा भवन दिया गया है, लेकिन इस भवन के नाम के बाद जो है विवाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल विवाद नाम को लेकर के उत्पन्न हुआ है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड नजर आ रहा होगा आपको, जिसमें लिखा है सरदार मनमोहन सिंह भवन, कांग्रेस मुख्यालय का नाम। यानी देखिए कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो खुद कांग्रेस के अंदर के हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यालय के ठीक बाहर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं और मांग उनकी तरफ से ये हो रही है कि जो सरदार मनमोहन सिंह भवन के नाम से इस मुख्यालय का नाम देना चाहिए। साथ ही साथ आपको आगे एक और बोर्ड भी दिखाएंगे। इस बोर्ड के जरिए भी एक ये मैसेज जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। देखिए सवाल अब पूछे जा रहे हैं, जब कार्यकर्ताओं ने ही यहाँ प्रश्न खड़े कर दिए तो बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की उपेक्षा का आरोप लगाया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मनमोहन के सम्मान पर गंदी राजनीति की। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब मनमोहन सिंह गुजर गए और उस दौरान ये बार बार सवाल उठाया गया कि उनका एक स्मृति स्थल नहीं बनाया जा रहा है, राजनीति उस पर होती गई। लेकिन अब मुख्यालय का नाम क्या रखा है? इंदिरा भवन रखा है। कार्यालय का नाम मनमोहन के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे। दिग्गज नेताओं के अपमान का इतिहास पुराना है, ये भी आरोप लगे। और पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार कैसे दिल्ली से बाहर कराया गया था, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, वो भी प्रश्न सामने आया। प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं उन्होंने भी प्रश्न उठाए थे और उसका भी जिक्र यहाँ बीजेपी कर रही है। प्रणब मुखर्जी के भी अपमान का आरोप लग चुका है कांग्रेस पर, और अब इंदिरा भवन का नाम देकर कहीं ना कहीं प्रश्न ये और उठ गया है। और ऐसे में कांग्रेस में फिर से परिवारवाद का बोलबाला ये बीजेपी कह रही है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। इससे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब को क्या मिल सकती है कि कांग्रेस का मुख्यालय अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर और भवन के बाहर आज पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने ही लगाया होगा कि इस भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के आगे सोच नहीं पाती। वैसे तो स्मारक पर और स्मृति पर किस प्रकार की ओछी सियासत की गई कांग्रेस के द्वारा हमने देखा, परंतु जब मनमोहन सिंह जी का नेशनल मोर्निंग पीरियड था तब राहुल गांधी पार्टी के लिए निकल गए। उनके अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुए, अखंड पाठ में भी शामिल नहीं हुए। जीते जी मनमोहन सिंह जी का कितना अपमान किया गया। अब बीजेपी तो सवाल पूछ रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि चुनावों से ऐन पहले जो एक आदत रही है राहुल गांधी की, कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ देते हैं, उसका असर चुनावों में होता है। वही होता है इस बार भी दिख रहा है, क्योंकि अब तो दिल्ली चुनाव है और ये बयान ऐन दिल्ली चुनाव के पहले आ गया। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिर से आफत बन गए हैं राहुल गांधी। क्या जवाब आएगा इस पर नजर रहेगी हमारी। अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात आपने अभी तक दिल्ली चुनावों पर हमने आपको पूरा अपडेट प्रहार में दिया है, लेकिन अब दिल्ली चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बात इसी की। नामांकन आज आप करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर। पिछली बार के चुनाव की तरह इजी रहेगा कि कैसा रहेगा? समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। क्या मुद्दे मिल्कीपुर में, आपके मुद्दे क्या? सबसे बड़ा है विकास का।
दिल्ली चुनावों को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसी हलचल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक ही सीट है मिल्कीपुर, जहां पर इस बार दिल्ली चुनाव के साथ चुनाव होना है और वहां के लिए भी जोर आजमाइश समाजवादी पार्टी की देखी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए अभी जो उपचुनावों में हार हुई है उसकी टीस से उभरने का ये मौका है और 27 का नैरेटिव सेट करने का भी मौका है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी तो पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन एक बदला रुख भी समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव यहां दिखाई दे रहा है, प्रत्याशी से लेकर यहाँ पर यूपी के जो मेन चेहरा है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष तक हर कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलता दिखाई दे रहा है। क्या वजह है कि इस लाइन पर आना पड़ा और बीजेपी कैसे हार्ड हिंदुत्व के जरिए जवाब दे रही है, सब कुछ अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको खबर क्या है पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। कैसे दिलचस्प हो गया है, क्या होने वाला है, सब बताते हैं आपको। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव और दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार बीजेपी ने पिछड़े चेहरे पर दांव लगा दिया है और चंद्रभान पासवान ने यहाँ पर इनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले का तोड़ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ निकालती दिखाई दे रही है। अवधेश प्रसाद के गढ़ में चंद्रभान क्या सेंध लगा पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है तो तैयारी कैसे पूरी है? क्या बीजेपी ने समझ लिया है, कोड क्रैक कर लिया है कि कैसे जो बाहरी भीतरी की लड़ाई होती है उसका जवाब देना है? क्योंकि जो उम्मीदवार उतारा गया खासियत उसकी दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, लेकिन दोनों एक समाज से आते हुए भी बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसे, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले समझिए, दो प्रत्याशी आप यहां देख रहे हैं और ये दो प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को आप यहां देखिए और अजीत प्रसाद को यहां देखिए। लेकिन सालों से मिल्कीपुर में राजनीति कर रहे हैं चंद्रभान पासवान। वहीं अजीत प्रसाद की बात करें तो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं और जिस तरह की जीत हुई है अयोध्या से, वहां इनको मौका दे दिया गया है। सपा को लग रहा है कि फॉर्मूला हिट हो जाएगा, लेकिन भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं, आपको बताएं, चंद्रभान पासवान। और वहीं इधर अगर अजीत प्रसाद की बात करें तो जगदीशपुर से टिकट देकर वापस इनसे ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी उनकी पत्नी कंचन रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही है। बार बार ये आरोप लगते रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं सपा की तरफ से कि चंद्रभान दरअसल वहां के नहीं है, मिल्कीपुर के नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही, बिल्कुल बगल में है। और ऐसे में अब वो मिल्कीपुर में एक्टिव तब से ही हो गए थे जब से रुदौली उनकी पत्नी संभालने लगी। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य चुनाव भी अजित प्रसाद हार गए थे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टक्कर कैसे, देखिए जरा। पासी समाज से आते हैं चंद्रभान, वहीं अजित प्रसाद भी पासी समाज से ही आते हैं। बस फायदा इनको ये है कि इनके पिता फैजाबाद से सांसद हैं। वहीं बीजेपी के विकास पर चुनाव लड़ने की बात यहां चंद्रभान पासवान करते दिखाई दे रहे हैं। अजित प्रसाद के लिए क्या है, पिता की राजनीतिक जमीन बचाने के लिए उतरे, क्योंकि यहां से अगर ये जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये होगा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में भी जीत मिली है। फैजाबाद में तो जीत मिली है, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर में भी जीत मिली है और यही रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है।